हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एडीओ केजीएस का सेट नंबर 7 टेस्ट 7 किसका जनरल एप्टीट्यूड का। इसके पहले दो सेट हम लोग कर चुके हैं, सेट 1 और सेट 3। सेट 5 जनरल लैंग्वेज का था, इसीलिए वो करवाया नहीं गया। अभी वो एग्जाम के लास्ट में करवाया जाए, जब एग्जाम आने वाला रहेगा उस समय जनरल लैंग्वेज का टोटल वीडियो डाल दिया जाएगा। और बाकी जो जनरल स्टडीज का है 2, 4, 6 वो भी करवाया जा रहा है, सब प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख लीजिए। और ये जो है सब सेट अलग अलग नहीं है, ये आपका जो सेट 1 है, सेट 3 है, ये अलग नहीं है। उसमें क्या है, इसमें क्या है ना, ये सेक्शनल टेस्ट डाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, ये कंटिन्यू 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से डाला जा रहा है। तो अगर आपने वो वीडियोस पहले नहीं देखा है 1 और 3, तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये कीजिएगा, क्योंकि सब अलग अलग है और सब आपके लिए बेनिफिशियल है। और सबका लेवल अच्छा है, क्वेश्चन का लेवल जो, इसीलिए मैं दो पार्ट में बांट के कर रहा हूँ। अगर ये इसका लेवल इजी रहता तो मैं एक वीडियो में ही मैथ और रीजनिंग दोनों डाल देता, लेकिन लेवल अच्छा होने के कारण मैं दो सेपरेट वीडियो में इसको डाल रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पे एडुटेरिया का टोटल 15 सेट जो पहले करवाया जा चुका है उसका भी सॉल्यूशन डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी देख सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। और सबका पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इवन की जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कल एक रीजनिंग का वीडियो अपलोड होगा, इसका मतलब पार्ट 2, उसके बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा कंप्लीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो अगर आपने मेरा मैथ्स का वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाइए, वहां पे सबका प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है। टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, सबका वीडियो डाला गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग टोटल 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, और उसको क्या मानते हैं कि 60 चेयर बनाना है। तो ए एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, एक दिन में 20 दिन में टोटल बनाता है 60 कुर्सी, तो एक दिन में 3 कुर्सी। बी 30 दिनों में 60 कुर्सी बनाता है, तो एक दिन में कितना होगा, 2 कुर्सी, 30 दूनी 60। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में बनाएंगे 3 और 2 5 कुर्सी। बनाना है 60 कुर्सी, एक दिन में 5 कुर्सी, टोटल 12 पच्चे 60, मतलब 12 दिन में पूरा काम खत्म, दोनों के द्वारा साथ मिलकर। देखिए ना, टाइम एंड वर्क का पहले हो रहा है, टोटल टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन इसमें रहेगा। सेकंड नंबर है, ए किसी काम के 3/5 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी 2/3 भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए यहाँ पूरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम लोग जब भी इसका एलसीएम निकालते हैं वो तब निकालते हैं जब वो पूरा काम जितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो अभी क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे कि कितने दिनों में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो ए जो है टोटल काम का 3/5 कर रहा है 18 दिन में। 3 से काट दीजिए, कितने बार में, 6 बार में, मतलब ए जो है 30 दिन में कर रहा है पूरा काम। इसी तरह से बी का निकाल देते हैं, बी 2/3 भाग कर रहा है 16 दिन में, 2 अठी 16, मतलब बी जो है टोटल 24 दिन में टोटल काम कर रहा है। बी 24 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है। अब क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 और 24 का आपका हो जा रहा है 24 बच्चे 120। ओके, तो 120 इसका एलसीएम हो गया, मतलब 120 कुर्सी बनाना है। ये कितना कर रहा है, 3 चक 12, एक दिन में 4 कुर्सी। बी कितना बना रहा है, 24 बच्चे 20 से एक दिन में 5 कुर्सी। टोटल कितना कुर्सी बनाना है, 120। ना ना ना, तो दोनों मिलकर 6 दिनों में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, 6 दिनों में ना। तो 120 से हमें मतलब नहीं है, अभी किससे मतलब है कि 6 दिन में ये लोग कितना बना रहे हैं। तो एक दिन में ये लोग कितना मिलकर बना रहे हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 + 5 9। काम 6 दिन का पूछा था, कितना हो जाएगा, 9 गुने 6, 54 कुर्सी बना रहे हैं। कितना का, 120 का, तो कितना भाग पूरा कर रहे हैं, तो 54 कुर्सी ऑफ 120, यही भाग हो गया। काट देते हैं, कितना से कटेगा,
6 से काट देते हैं, 6 नमा 54, 6 बीसा 120, मतलब 9/20 भाग आंसर। ओके, चलिए 3 नंबर देखते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में और सी प्लस ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, पूरे काम को। ए प्लस बी कितना बोल रहा है, 12, बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20। मतलब अगर 12 का, 15 का और 20 का, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 60। मतलब 60 कुर्सी बनाना है। अब एलसीएम तो निकाल के यहाँ नहीं दिखाना है, इतना तो आप लोग का प्रैक्टिस हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है, चैनल पे जाइए, एलसीएम का वीडियो देख लीजिए। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है, ए प्लस बी 12 दिन में पूरा काम कर रहा है ना, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना, 12 पचे 60, 5 कुर्सी बना रहा है। बी प्लस सी कितना बना रहा है, बी प्लस सी बना रहा है 4 कुर्सी, क्योंकि 15 चक 60। सी प्लस ए कितना कुर्सी बना रहा है, 20 दिया 60, 3 कुर्सी। अब तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा, ए कितने बार आएगा, एक और एक 2 बार। बी कितने बार आएगा, एक और एक 2 बार। सी कितने बार आ रहा है, एक और एक 2 बार। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी आ रहा है ना। कितना आ रहा है, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 3 12 कुर्सी। तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, मतलब 2 हमने कॉमन ले लिया, बराबर 12, 2 से काट दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 6। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है, 6। मतलब ए बी और सी तीनों मिलके एक दिन में 6 कुर्सी बना रहे हैं। पूछ रहा है बी का ना, चलिए फिर से यहाँ लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 कुर्सी। बी का पूछ रहा है, हमारे पास ए प्लस सी का वैल्यू है क्या, यहाँ पे देखिए है ना, ए प्लस सी बराबर 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 प्लस बी, ए प्लस सी हमने जोड़ दिया, ए प्लस सी का वैल्यू 3 दिया हुआ था, मतलब वो दोनों मिलकर 3 कुर्सी बना रहा है, प्लस बी बराबर 6। बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर 3 आ गया। मतलब बी अकेला एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। टोटल कितना कुर्सी बनाना है इसे, 60 कुर्सी। कितना टाइम लगेगा, 60/3, मतलब 20 दिन लगेगा पूरा काम खत्म करने में। क्लियर, चलिए। और यहाँ पे जो ये मैंने एक स्टेप दिया था ना, ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट 2 कॉमन लिख करके लिखिए और उसको काट दीजिए। ये बस मैंने समझाने के लिए थोड़ा लिख दिया। 4 नंबर देखिए, अमित एक काम को 10 दिनों में, राहुल 15 दिनों में कर सकता है। अमित और राहुल दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अमित काम छोड़ देता है और राहुल शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है। तो कितने दिनों के बाद अमित ने काम छोड़ दिया। अमित कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में, राहुल 15 दिन में। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 60। मतलब टोटल काम 60 दिन में खत्म हो रहा है। यहाँ तक कोई सॉरी, टोटल कुर्सी कितना है, 60 कुर्सी। अमित कितना दिन, एक दिन में कितना कर रहा है, अमित 10 छक 60, मतलब एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा है। राहुल कितना बना रहा है, 15 चक 60। यहाँ तक हो गया। अमित और राहुल दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद अमित छोड़ देता है, कोई नहीं। और राहुल शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। शेष काम 5 दिनों में मतलब कि अमित के छोड़ने के बाद राहुल कितना कुर्सी बनाया होगा, तो 4 गुने 5 दिन वो लगातार काम किया लास्ट में, मतलब 20 कुर्सी उसने बनाया होगा लास्ट के 5 दिनों में। तो इसके साथ मतलब अमित के साथ कितना कुर्सी बनाया होगा, 40, क्योंकि बोल रहा है शेष काम 5 दिनों में, तो 20 उसने बनाया। तो स्टार्टिंग में कितना बनाया होगा, इसमें से अगर घटा दें, मतलब उन दोनों ने मिलकर स्टार्टिंग में 40 कुर्सी बनाया, उसके बाद अमित ने काम छोड़ा। दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाता था, अमित प्लस राहुल इज इक्वल टू 10, मतलब एक दिन में मिलकर 10 कुर्सी बनाता था। 40 कुर्सी स्टार्टिंग में बनाया था, मतलब 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था। क्या पूछ रहा है, कितने दिनों के बाद अमित ने काम छोड़ दिया, कितने दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद। है बहुत सिंपल, आपको बस अच्छे से समझना, एग्जाम में बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा स्टेप यहाँ लगा है, नहीं लगा ना, ये समझाने में लग रहा हो कि क्वेश्चन बहुत लंबा, ऐसा कुछ नहीं, आप आराम से बनाइए, बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। चुन्नू, मुन्नू और टुन्नू एक निश्चित कार्य को क्रमशः
10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ओके, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। मुन्नू ने 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। चुन्नू ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। काम पूरा होने के बाद उन्हें 2400 रुपए मिले। चुन्नू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका? चुन्नू का। जो नाम है ना वही इनका कोड नेम देते हैं, जैसे चुन्नू का सी, मुन्नू का एम और टुन्नू का टी। पहले ये देखते हैं 10, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना होगा जो हमें कुर्सी निकालना है, राइट? तो वो हो जाएगा 60। ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एलसीएम अच्छे से। 60 हो गया, मतलब चुन्नू एक दिन में कितना कुर्सी बना रहा है? 10 छक 60। मुन्नू कितना बना रहा है? 15 चक 60, क्योंकि 15 दिन में पूरा काम कर दे रहा है। टुन्नू कितना बना रहा है? टुन्नू बना रहा है 20 या 60, 3 बना रहा है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ तक, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इतना दिन इतना दिन इतना दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है, पहले ये निकाल दीजिए उन लोगों का क्या एफिशिएंसी, ये क्या है, उनकी क्षमता है 6 कुर्सी बनाने का, 4 कुर्सी बनाने का, 3 कुर्सी बनाने का, है ना? अब क्या करना है, मुन्नू ने 3 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया, मतलब टोटल 60 कुर्सी था, उसमें से मुन्नू ने सॉरी, हाँ मुन्नू मुन्नू ने कितना कुर्सी बना दिया? 3 दिन। 3 दिन मतलब 4 12 कुर्सी बना दिया। दो तरीका से ये बनता है, देखते जाइए। और चुन्नू ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। एक दिन पहले काम छोड़ दिया मतलब ये देखिए, अगर इसमें से 60 में से 12 घटा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि मुन्नू को हम लोगों ने सोचा ही नहीं। मुन्नू को क्या स्टार्टिंग से हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया, है ना? 48 कुर्सी हम लोग मान ही रहे थे, 12 वो बना के चला गया, उसको जोड़ ही नहीं रहे हम, आ गया था ऐसे, है ना? चलिए, अब क्या बोला, चुन्नू ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर उसने एक दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता तो क्या होता? 3 कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाता, क्योंकि चुन्नू सॉरी 6 कुर्सी एक्स्ट्रा बन जाता, क्योंकि चुन्नू एक दिन में 6 कुर्सी बना रहा था। अब मान लेते कि चुन्नू लास्ट तक काम करता रहा, तो टोटल कुर्सी कितना बन जाता? 6 ज्यादा, ये तो 12 घटा दिए तब 48 आया था ना, उसमें 6 और ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 54 कुर्सी, इतना बनता। ये कौन बनाया? ये बना रहा है चुन्नू और टुन्नू मिलके। तो चुन्नू और टुन्नू मुन्नू के छोड़ने के कितना दिन तक काम किए? 54/6 और 3 9, चुन्नू प्लस टुन्नू कितना? 6 दिन। ये हो गया, मतलब ये अगर देखा जाए तो 6 दिन इधर आ गया, मतलब इन्होंने कितना दिन, सॉरी उनके उसे काम छोड़ने के बाद नहीं, इन्होंने टोटल काम किया, है ना? काम छोड़ने का तो इसका काम ही घटा दिया था हम लोग। तो कौन कितने दिन काम किया? ये 6 दिन कर रहा है। कौन? ये कर रहा है आपका किसने काम नहीं छोड़ा था? टुन्नू। टुन्नू 6 दिन कर रहा है। मुन्नू कितना दिन किया था? मुन्नू 3 दिन काम किया था, ये 3 दिन किया था, और इसका हम लोगों ने 6 माना था ताकि इसमें जोड़ के निकाला जा सके, लेकिन किया कितना था? एक दिन कम। इसने 5 दिन काम किया। देखिए जोड़ के आ रहा है, 6 18 प्लस 4 बचे 20 प्लस 6 18, 18 दूनी 36, 20 56 ही आ रहा है यार, 4 कहाँ चला गया? चुन्नू ने काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया। हाँ देखिए यहाँ पे गलती हो गया। गलती क्या हो गया कि हम लोगों ने रॉन्ग नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या क्या मल्टीप्लाई होगा? मुन्नू ने 3 दिन काम करके छोड़ दिया, मुन्नू यहाँ पे 3 दिन है। टुन्नू लास्ट तक काम किया, मतलब टुन्नू का 6 दिन, और चुन्नू एक दिन पहले छोड़ा था, तो मतलब कितना दिन? 5 दिन। अब इसको ऐड करके देखिए क्या सही आया है। 6 × 5 = 30 कुर्सी, प्लस 4 मुन्नू का 4 12 प्लस टुन्नू का 6 18, 18 12 30 30 60, 60 कुर्सी बन गया। अब ये देखना है कि पूछ रहा है कि चुन्नू का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चुन्नू कितना कुर्सी बनाया है? चुन्नू का कुर्सी ये है 30, 30 कुर्सी उसने बनाया है। टोटल 60 कुर्सी का कितना मिल रहा था? 2400 रुपया। तो 30 कुर्सियां कितना होगा? सीधी बात है, डार्ट अगर आप देखें तो हाफ हो जाएगा, बट अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह से डिवाइड कीजिए, यहाँ 2 आएगा, 2 से काटिए, 1200 आएगा आंसर। कितना मिला था? 1200 रुपया। सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना? चलिए, क्वेश्चन लेकिन अच्छा है इसमें। ये वाला मैं अभी जो भी सेक्शनल टेस्ट करवा रहा हूँ केजीएस का, सेट बहुत बहुत अच्छा बनाया गया है। पिछला नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा, बेनिफिशियल रहेगा।
और ये सिर्फ एडीओ के लिए नहीं है, अगर आप बिहार से सीजीएल का, इंटर लेवल का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल है। ओके। अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अजय ने काम शुरू किया और दोनों ने एक दिन छोड़कर काम किया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? मतलब एक दिन अजय कर रहा है, दूसरे दिन विजय कर रहा है। क्या करेंगे? 20 और 12 का पहले क्या करेंगे? ये पूरा काम कर रहा है ना, मतलब एलसीएम लेना है हमें। कितना आएगा? 60। कितना कुर्सी बनाना है? 60। अब अजय मतलब ए कितना? एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है। विजय वी वी 12 पच्चे 60, वो 5 कुर्सी बना रहा है। पहला दिन कौन बनाएगा? यहाँ पे लिखा नहीं है, चलिए अजय से ही मान लेता है ना। तो पहला दिन अजय बनाएगा, दूसरा दिन कौन बनाएगा? हाँ, अजय ने काम शुरू किया, यहाँ तो अजय से ही शुरू किया है ना। दूसरा दिन फिर विजय बनाएगा, फिर तीसरा दिन अजय बनाएगा, इस तरह से चलेगा। तो 5 3 8, 8 के ये रोटेशन में चलेगा है ना। अगर एक देखें तो ये 8 चलेगा, तो 8 सते 56। अगर ये 2 दिन में ये लोग मिलके 2 दिन में 8 कुर्सी बना रहा है ना, 8 कुर्सी लिख देते हैं। कितना बनाएगा? टोटल 60 तक नहीं जाना है हमें, वरना 8 सत 56 और 4 60 हो जा रहा है, मतलब 7.5 दिन में। वैसे नहीं, हम लोग को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 60 से अंदर ही रहे और पूरी तरह से कटे नहीं, उसके पहले ही हमें इसे छोड़ देना है। तो इधर अगर गुने 7 करते हैं, 8 सते 56 जा रहा है, इधर भी गुने 7 कर देते हैं। इधर 14 दिन हो गया, 14 दिन में कितना बन गया? 56 कुर्सी। अगला दिन कौन काम करेगा? क्योंकि अजय उसके बाद विजय, फिर से अजय शुरू करेगा, वो कितना बनाएगा? 1 कुर्सी। तो 56 प्लस 3 कुर्सी बनेगा, इधर हो जाएगा 15 दिन, क्योंकि एक दिन इधर जुट गया। 15 दिन में 59 कुर्सी बन गया। अब बच गया 1 कुर्सी, जो कि नेक्स्ट डे बनेगा, वो बनाएगा विजय। तो 15 प्लस 1, वो एक ही दिन माना जाएगा है ना। अगर वो आके 1 कुर्सी बना रहेगा तो वो एक माना जाएगा, मतलब प्लस 1 बनाने के लिए उसे 1 से कम दिन लग रहा है, लेकिन एक ही मानेंगे। तो 15 और 1 16 दिन टोटल लगा। क्लियर? चलिए 7 नंबर देखिए। 8 पुरुष या 4 महिलाएं या 16 लड़के एक काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष, 1 महिला और 4 लड़के मिलकर वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? मतलब 8p बराबर 4 महिलाएं प्लस सॉरी बराबर 16 बॉयज, ऐसे कर सकते हैं सबका, है ना। मतलब कि अगर इनको मान ले हम, सबका एक एलसीएम ले लें कि इस तरह से करते हैं कि इतना बराबर ऐसा एक अंक लेना है जो सबसे कटे, मतलब 16 के। ओके, तो P बराबर क्या आएगा? P बराबर 2 के, M बराबर 4 के और B बराबर सिर्फ K। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं? एक काम को 240 दिनों में पूरा करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे बैठा के हम उसको निकाल सकते हैं, टोटल कुर्सी कितना बन रहा है। हम लोगों ने ये माना था कि टोटल 16 के, इनमें से कोई भी इतना लोग बना रहा है। ओके, मतलब P जो है, एक पुरुष एक दिन में 2 के चेयर बना रहा है। तो टोटल चेयर कितना बन रहा था? 240 दिन, 240 गुने एक पुरुष का एफिशिएंसी क्या था? 2 के इंटू कितना पुरुष मिलकर बना रहा था? 8 पुरुष। तो ये टोटल कुर्सी बन रहा था। अब कौन बना रहा है? 2 पुरुष। 2 पुरुष का कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 के प्लस एक महिला, एक महिला एक दिन में कितने बना रही है? 4 के प्लस 4 लड़के, 4 लड़के कितने बनाएंगे? 4 के। टोटल कितना हो गया? 12 के बनेगा। ये तीनों मिलके, मतलब 2 पुरुष 1 महिला और 4 लड़के मिलकर एक दिन में 12 के चेयर बनाएंगे। और बनाना कितना है? इतना चेयर। 240 गुने 2 के इंटू 8। अगर ये वाला भी इक्वेशन यहाँ पे बैठाते तो वो भी सेम ही आता, क्योंकि 2 की जगह 4 के करते हैं और 4 महिलाएं करते हैं, तो बात वही होता। बट्टे क्या करेंगे? 12 के कर देंगे। अब डिवाइड मारते हैं, के से के काट दीजिए, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। 12 से काट दीजिए, ये कितने बार में कट जाएगा? 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 अठी 32, 320 दिन आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो
प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। मैं इसका अलग से शॉर्ट्स डाल दूंगा या फिर कमेंट में मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अमित और सुमित की दक्षता का अनुपात 4:7 है। किसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा? देखिए, पहली बात है कि दक्षता का और समय का अनुपात सीधा उल्टा होता है। ये अगर 4:7 है दक्षता, तो समय कितना लगेगा? 7:4। ये आप याद रखिए, या फिर ऐसे देख सकते हैं, ये कितना बनाता है? दक्षता मतलब क्या? वही जो मैं उतना देर से बता रहा हूँ ना, कुर्सी बनाना, वही हुआ ना एफिशिएंसी। अरे ये 4 कुर्सी बना देगा, ये 7 कुर्सी बना देगा। तो मान लीजिए अमित 4 कुर्सी बनाता है एक दिन में, सुमित कितना बनाता है? 7 कुर्सी बनाता है एक दिन में। तो अगर समय लेने का अनुपात होगा, मान लीजिए कि 28 लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 28। तो ये कितना दिन लेगा? ये 7 दिन लेगा और ये 4 दिन लेगा सुमित। ओके, बट अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो आप उसको सीधा अगर उलट देते हैं तो ये आंसर आ जाएगा। आपको एक चीज और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, इनका दक्षता क्या होगा? 3:2 होगा। ए अनुपात बी का अनुपात दक्षता क्या होगा? 3:2। देखिए वही तो निकाला था ना मैंने यहाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ठेकेदार ने 120 दिनों में 30 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का ठेका लिया और इस काम के लिए 36 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 75 दिन बाद 20 किलोमीटर नहर बन चुकी थी। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए? 120 दिन में बनाना था 30 किलोमीटर लंबी नहर। ओके, इसने क्या किया? 36 व्यक्तियों को नियुक्त किया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? MDH/W, मैन गुने डे गुने आवर बटे वर्क। मैन मतलब क्या बोलते हैं उसको? आदमी या मनुष्य, जो भी बोलिए, आदमी या फिर वटेवर, गुने दिन गुने घंटा बटे कार्य। इस तरह से करके आप हिंदी में पढ़े होंगे, किसी तरह से पढ़िए, बात वही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? 36 व्यक्ति, 36 मैन को नियुक्त किया गया। 75 दिन, 75 डेज, 20 किलोमीटर बनाना, वर्क 20 बराबर। अब कितना बनाना है? 75 दिन हो गया है, अब कितना दिन बचा हुआ है? 25 और 20 45, 45 दिन में अब बनाना है टोटल नहर को। कितना? 20 किलोमीटर बन चुका है, 30 किलोमीटर बनाना था, मतलब 10 किलोमीटर और बनाना है। तो कितने मैन लगेंगे? यही बोल रहा है ना, क्योंकि पहले 36 गुने 75 में 20 किलोमीटर नहर बन चुका है। अब 45 दिन में कितने आदमी लगेंगे 10 किलोमीटर को कंप्लीट करने में, क्योंकि यही टाइम लाइन है कंप्लीट करने का। 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दीजिए, 2 से 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 से 15 पचे 75, m बराबर 30 आ गया। पूछ क्या रहा था? कितने व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए? कितने व्यक्ति उसने लिए थे? 36। अब कितने व्यक्तियों की जरूरत है? 30। तो 36 में से 30 घटा दीजिए, मतलब 6 व्यक्तियों को हटाया जाना चाहिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे m के जगह इस तरह से 36 माइनस x करके भी कर सकते हैं। आपका x का वैल्यू आ जाएगा, जो आप कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। आलोक को एक काम करने में आलोक और विकास द्वारा साथ मिलकर एक काम करने से 25 दिन अधिक लगते हैं। ओके, विकास को वही काम करने में आलोक और विकास द्वारा साथ मिलकर काम करने से 16 दिन अधिक लगते हैं। आलोक अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? मतलब अगर ये माने कि आलोक और विकास ये दोनों मिलके अगर साथ में x दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो आलोक कितने दिन में करेगा? 25 दिन अधिक, मतलब वो लेगा x प्लस 25। विकास को कितने दिन लगेंगे? x प्लस 16। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का फॉर्मूला है कि अगर वो x पूछ रहा है तो रूट अंडर कितने दिन ज्यादा लग रहे हैं मिलकर साथ करने से? 25 और 16 दिन, दोनों का अलग अलग है ना। तो रूट अंडर 25 गुने 16, मतलब रूट अंडर 420। एक्स का वैल्यू आ गया। पूछ क्या रहा है? आलोक अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? आलोक का क्या है? ये है, सॉरी, ये है ना आलोक का x प्लस 25।
तो x आ गया 20 प्लस 25 मतलब 45 दिन। आंसर आ गया। अब अगर ये कंफ्यूजन है कि कैसे आया तो वो देखिए, स्पेस ज्यादा दे दिया मैंने क्या। चलिए ठीक है, देखते हैं। वो 1 बटे करके आप लोगों ने सीखा है क्या कि 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस बी। मतलब आलोक का अकेले का 1/x प्लस 25 प्लस विकास का 1/x प्लस 16 बराबर क्या होता है 1/2 दोनों को द्वारा मिलकर लिया गया दिन 1/में। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा x प्लस 25 गुने x प्लस 16 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 25 16 41x प्लस 16 दूनी 32 8 40 400 बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर x प्लस 25 प्लस x प्लस 16 बराबर 1/x। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x और x 2x, तो 2x गुने x 2x स्क्वायर प्लस 25 16 41x बराबर x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 400। ओके, ये x स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, बच क्या जाएगा एक एक्स स्क्वायर बराबर ये 41x से कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये देखिए मतलब x बराबर क्या हो जाएगा √400। ये सेम है क्या, इसलिए इसको डायरेक्ट लिखा जाता है। ओके, ये बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको ये कैसे होता है। एग्जाम में ये आपको करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा ये लगाना है। ये कब होता है, जब दोनों का मिला के जो टाइम लग रहा है उससे एक का इतना दिन अधिक दूसरे का इतना दिन अधिक बोल रहा है, तब ये आप यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। एक सैनिक स्कूल के छात्रावास में इसमें 25 दिनों के लिए 350 लड़कों के रहने की व्यवस्था है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि खाना 21 दिन और चलेगा। कितने लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। देखिए 25 दिनों के लिए कितना था 350 लोग था। 10 दिन बाद कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया, मतलब अब 15 दिन का खाना उनका बचा था, 25 दिन का नहीं, 15 दिन का जो उनका 350 लोगों का खाना था। अब क्या हो रहा है, जब कुछ लोग दूसरा तो पता चला कि खाना 21 दिन और चलेगा, तो इन 15 लोगों का 15 दिनों के लिए 350 लोगों का खाना अब हो गया 21 दिन और, मतलब 36, 21 प्लस 15, यही 15 प्लस 21 36 दिनों के लिए वो 350 से कम लोगों के लिए होगा ना, मतलब 350 माइनस एक्स, वही माइनस एक्स जो निकल के दूसरे छात्रावास में चले गए हैं, राइट, क्योंकि यही घटने के कारण ये 36 हो गया, वरना ये 15 दिन का था। काट देते हैं, कितना से कटेगा 3 पचे 15 12 तिया 36 और कटेगा क्या, कट तो नहीं रहा लगता है। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 पचे 15 मतलब 35 बजे कितना हो जाएगा, 3 बजे 15 2 17 175 पे 1 शून्य और बराबर, कहीं गलती हो रहा है क्या, ये 21 दिन लेना था या 36 दिन लेना था, 21 दिन और चलेगा या 21 दिन, हाँ ये 21 दिन ही चलेगा, 21 दिन और नहीं बोल रहा है। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि 21 दिन और चलेगा, मतलब अब से 21 दिन चलेगा, है ना, ये 21 ही होना चाहिए शायद। 3 बजे 15 7 21 ये हो गया, 7 से काट देंगे ये 50 बार में कट जाएगा। अब देखिए आसानी से सॉल्व होना चाहिए। 50 गुने 5 250 बराबर 350 माइनस एक्स, एक्स इधर ले आए 250 उधर लेके चले गए तो एक्स बराबर 100, मतलब 100 स्टूडेंट को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। 21 दिन मतलब शिफ्ट होने के बाद 21 दिन और, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 20 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 15 दिनों में 105 मेज बनाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 मजदूर प्रतिदिन 14 घंटे काम करके कितने दिनों में 70 मेज बनाएंगे। 20 मजदूर, मजदूर मतलब एम,
7 घंटे काम करके 15 दिनों में 105 वर्क, तो 10 मजदूर 14 घंटे काम करके कितने दिनों में 70 मेज बनाएंगे? 35 दूनी 70, 35 दिया 105, फिर ये एक शून्य से एक शून्य उड़ा दीजिए, फिर ये 7, 7 दूनी 14, 2 से ये 2 काट दीजिए, 3, 3 बचे 15, 5 दूनी 10, डी बराबर 10, ये और ये बचा हुआ रहेगा ना सिर्फ, डी बराबर 10, 10 दिन में काम खत्म। सिंपल क्वेश्चन है ना। 13 नंबर, मोहित 25 घंटे में 150 पेज टाइप कर सकता है। मोहित और निखिल मिलकर 44 घंटे में 460 पेज टाइप कर सकते हैं। निखिल को 81 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? मोहित 1 घंटे में कितना टाइप करेगा? 150 पेज 25 घंटे में, तो 1 घंटे में 25 छक्का 150, 6 पेज करेगा 1 घंटे में। मोहित प्लस निखिल कितना पेज करेंगे 1 घंटे में? 44 घंटे में 660 पेज, इधर लिख दूं क्या? 44 घंटे में 660 पेज, 22 दूनी 44, 22 दिया 66, फिर 2 से काट दीजिए 15 बार में, मतलब मोहित प्लस निखिल 1 घंटे में 15 पेज, उसमें से मोहित कर रहा है 6 पेज, तो निखिल कितना करेगा? 6 प्लस n बराबर 15, निखिल करेगा 1 घंटे में 9 पेज। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? निखिल को 81 पेज 81 पेज टाइप करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 9 पेज, 81 पेज टाइप करने में 81/9 मतलब 9 घंटा लगेगा। क्लियर? ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप अगर प्रैक्टिस में हो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। 1 घंटा में 9 पेज, 9 9 81। ओके, 14 नंबर देखिए, राजू के 2 पोते रोहन और मोहित हैं। राजू अपनी 31,500 की राशि दोनों में बांट देता है। दोनों को पैसे तब मिलेंगे जब वो 22 वर्ष के होंगे। तब तक पैसे पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। यदि दोनों को बराबर रकम प्राप्त होती है तो मोहित को प्रारंभ में कितनी राशि दी गई थी? किसको? मोहित को। रोहन 19 वर्ष का है, उसको कितने साल में मिलेगा? 3 साल में 22 वर्ष का होगा। तो मान लेते हैं अगर रोहन को आर रुपया मिला, कितना मिला? आर, और मोहित को कितना मिला? एम। इसको 3 वर्ष के लिए मिला होगा, मतलब इसको 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलेगा, और मोहित को 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, क्योंकि ये 20 वर्ष का था। तो रोहित को अगर आर राशि मिला था तो उस पे 1 प्लस आर कितना है? 10%। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, अगली बार से लिखूंगा नहीं। 10/100 का पावर 3 बराबर मोहित को 1 प्लस 10/100 का पावर 2। ओके, मतलब आर इंटू कितना हो जाएगा? 10 दें के 100, 11/10 का पावर 3 होगा, बराबर मोहित का 11 सेम कट के 11/10 का पावर 2। अगली बार से ये लाइन लिखा करेंगे हम लोग, है ना। 10% मतलब 1/10 होता है। टोटल कितना हो जाएगा मिश्रण? 11/10। ये 2 का पावर ये 1 पावर से कट जाएगा, मतलब 3 का 1 पावर घट गया, कितना बच गया? आर का 11/10, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे आके घट गया, बटे 10 से बराबर क्या बच जाएगा? एम। आर बटे एम बराबर कितना हो गया? 10/11। रोहन को 10 मिला होगा और मोहित को 11। पूछ क्या रहा है? मोहित को प्रारंभ में, तो मोहित को मिला 11 बटे टोटल 21 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। कितना था वो? 21, 31,500। 21 से काट देते हैं, 21 से 21 बच गया 10, 105, 21 बचे 75 से, 00, 15 11 165 पे 2 शून्य, 16,500 रुपया मिला था किसे? मोहित को। और बाकी मिला था 15,000 किसे? राजू को। मैं रोहित बोल रहा था क्या? अच्छा राजू का नहीं, रोहन, रोहन सॉरी, रोहन। राजू तो दादाजी थे। ओके, 15 नंबर, 8,000 का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा? आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका देखिए, 8,000 का 5% मतलब 1/20,
तो मिश्रण कितना होगा वो 21/20 गुने 21/20, 0 से 0, ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 20 बच गया, 21 से 441, 441 दूनी 882, 8820। ये क्या है? ये मिश्र धन है। 8000 का मिश्रण कितना हो रहा है? 8820। पूछ क्या रहा है? ब्याज। ब्याज कितना होगा? 8820 में से 8000 घटा दीजिए, 820 रुपया मिश्र ये ब्याज। ओके। और दूसरा क्या होगा? ये 20 का 21 हो रहा है, फिर अगले साल फिर से 20 का 21 हो रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए, 400 का 441 हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है? ब्याज 41 हो रहा है। 41/400 गुने 8000 करके भी आप निकाल सकते हैं। 400 से काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 4 से 20 बार में कट गया, 41 दूनी 82, 400 सॉरी 820। तो जैसे ही बनाइए आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट इजी या हार्ड नहीं होता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो जा रहा है आपके लिए वही एग्जाम में इजी होगा। 10,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से एक साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? कितना बोल रहा है? 10,000 का एक साल में अर्धवार्षिक बोल रहा है ना, मतलब 8% की जगह कितना हो जाएगा? 4%। हर 6 महीने में 4% का, एक साल तक मतलब 2 राउंड है ना। तो 4% मतलब कितना होता है? 1/25। तो टोटल कितना हो जाएगा वृद्धि? 26/25 गुने 26/25। 25 से काटते हैं, 2 शून्य अगर काटेंगे तो कितना बच जाएगा? 4। फिर ये काटेंगे 25 से, 25 तक 100, मतलब 4 गुने 4 बच रहा है, मतलब कितना बच रहा है? 16 बार में कट जाएगा इस पूरी तरह से। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676 गुने 16, 6 छक 36 के 6, 2 3, 7 छक 42, 3 45 का 5, 8 2 4, 6 छक 36 और 4 40, फिर 676, 6 11 1 8 6 4 10, 10,816 आया। कितना है ये? 10,816। पूछ क्या रहा है? ब्याज पूछ रहा है। 10,000 इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 816 रुपया। क्लियर? चलिए 17 नंबर देखिए, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है, मतलब 1 वर्ष का कितना होगा? 400। 2 वर्ष का 800। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है? 840। पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज रहता है उसमें कोई अंतर होता है? नहीं होता है। दूसरे वर्ष से चेंज होना शुरू होता है। तो दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? इस ब्याज के कारण, पहले वर्ष के ब्याज के कारण। कितना बढ़ा है? 40 रुपया। 800 तो साधारण ब्याज था ना, 40 रुपया जो बढ़ा है किसके कारण बढ़ा है? ये 400 के कारण, बटे 400 गुने 100। 40 से 10 बार में कट गया, ये 10 से 1 बार में कट गया, कितना आ गया? 10%। ये 10% आंसर ब्याज की वार्षिक दर। 18 नंबर देखिए, 5,000 उधार लिए गए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा यदि दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% वार्षिक हो? ओके। कितना है? 5,000 रुपया। पहले वर्ष कितना बोल रहा है ब्याज? 4%, मतलब 1/25 होता है, मतलब 26/25। दूसरे वर्ष 5%, 5% मतलब 1/20, तो कितना हो जाएगा? 21/20। तीसरे वर्ष 6%, 6% मतलब ऐसे तो आप 106/100 लिख सकते हो या फिर 53/50। इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 25 दूनी 50, ये 2 से ये 2 कट गया, 5 से कोई कट रहा है क्या? अरे ऐसे कैसे? कहीं गड़बड़ हो गया? तो पॉइंट में आ जा रहा है। 25 दूना 50 काट दिए, 26/25, ये ठीक था। ये 20, हाँ ये 53/50। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा, देख लेते हैं। 1 शून्य 1 शून्य, 25 दूनी 50, 2 से ये काट दिए, ठीक है देखते हैं। 26 गुने 21 गुने 53 बच रहा है ना,
गुना करते हैं पहले। 26 गुने 21 कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52 और 26, 52 और 2 54, 546 में 53 गुना करना है। फिर कितना हो जाएगा? 6 18 का 8 हाथ में बचा 1, 4 12 1 13 के 3 हाथ में बचा 1, 5 15 1 16, 5460 का आधा 2730, 2730 8 3 9 8 2 28,938, हाँ बटे 5, बटे 5 भी आ रहा है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? बटे 5 तो मैं छोड़ ही दे रहा था। 5 पचे 25, 3 5 सते 35, 4 43, 25 अठी 40, 25 अठी 40, 3 38, 5 सते 35, बच गया कितना? 3, 5 छक 30, 57,800, सॉरी 5787.6। इसमें से अगर आप 5,000 घटा दें तो ये क्या निकल जाएगा? ब्याज कितना हो जाएगा? 787 रुपया 60 पैसा। अब देखिए इससे कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है, मतलब आंसर पॉइंट में ही आएगा। आपको राउंड फिगर में देना है, यहाँ पे लगभग नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मैं उतनी देर से कंफ्यूज हो रहा था कि 5 से ये कट नहीं रहा है, पॉइंट में आ रहा है। यहाँ पॉइंट में तो है नहीं आंसर, ना यहाँ पे लगभग लिखा हुआ है, बट सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 साल में 3 गुना हो जाता है। इस धनराशि को 81 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए आपको फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का पता है क्या होता है? ये बोलते हैं ना आपका, क्या उसे बोलते हैं? मिश्र धन। वो होता है मूलधन गुने 1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 का पावर टी। ओके, ये 6 साल में 3 गुना हो रहा है, मतलब ए जो है वो 3a हो गया। कितने साल में? p गुने 1 प्लस आर बटे 100 का पावर कितना है? टी कितना है? 6 साल। ये हो गया 3 गुना। अब क्या बोल रहा है? 81 गुना होने में ये 3 का पावर कितना करेंगे 81 हो जाए? 3a की जगह हमें 81a करना है ना। इसका पावर कर देते हैं, 3 3 9 3 27 दिया 81। इसका पावर अगर 4 करेंगे तो इधर भी पावर 4 करेंगे, इधर पावर 4 करने का मतलब क्या? इसमें गुना हो जाएगा। अगर इस तरह से करते हैं वो लास्ट में क्या होगा? गुने 4 ही हो जाएगा, है ना। ये 81 ए हो जाएगा। ओके, ये ए ही रहेगा, ये ए को A4 मत कर दीजिएगा। 81 है मतलब कोई अमाउंट है ना, तो टोटल का ही 81 हो जाएगा ना। ओके, बराबर ये कितने साल में हो जाएगा? 6 चक 24 साल में, सेम मतलब, है ना। ये कितना हो जाएगा? 6 चक 24 साल। आंसर कितना होगा? 24। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, मैं तो ये समझाने के लिए कर दिया था। बस क्या करना है आपको? इसका पावर कर देंगे और इधर समय में गुना कर देना है उस अमाउंट को, उस डिजिट को, राइट। ये कितने साल हो जाएगा? 24 वर्ष। 6 चक 24। 20 नंबर देखिए, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 180 रुपया है। यदि मूलधन 50,000 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोल रहा है ना, तो वो क्या होता है? R बटे 100 का स्क्वायर, P इंटू R बटे 100 का स्क्वायर बराबर अंतर 180। P कितना है अपना? 50,000, मतलब मूलधन है 50,000 गुने R स्क्वायर बटे नीचे में कितना हो जाएगा? 100 बराबर 180। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य कट गया है। पी से काट देंगे कितना बार में? 36 25 180। आर बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 36, दैट इज 6%। अब अगर आपको ये जानना है कि आर स्क्वायर क्यों हो रहा है, तो आपको ये पता है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है? मान लीजिए कि 8% का ब्याज है, तो पहले वर्ष के लिए 8%, दूसरे वर्ष के लिए 8% प्लस दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है? वो आर गुने आर बटे 100, ये तो पता होगा। इसमें से अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब 2R घटा दें, अंतर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर बटे 100। अगर आप यही फॉर्मूला पे बैठा के करें
1 प्लस आर बटे 100 पे भी तब भी यही आएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। आर कितना आ गया 6%। 21 नंबर देखिए 2550 उधार लिए गए हैं, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो 2 वर्षों की बराबर वार्षिक किस्त कितनी होगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको इसको बस ध्यान से समझना है, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए ये क्या है 2550 रुपया, ये पी है 2550। अब ब्याज की दर क्या है 4%, मतलब पहले वर्ष जो है 25 से 26 हो रहा है, क्योंकि ये कितना है 1/25। तो अगर मूलधन 25 रुपया होगा तो ब्याज क्या हो जाएगा, मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 26 रुपया। नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, यही 25 का 625 हो जाएगा, और ये जो है 26 जो है वो 2 वर्ष का ब्याज बोल रहा है ना, 26 का 676। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सीधा ये करना, पहले वर्ष 25 26, दूसरे वर्ष उसका स्क्वायर 625 676। अगर ये 3 वर्ष का रहेगा तब फिर से 25 गुना कर देना है, मतलब 3125 होता है ना, 625, हाँ 3125, और इसका 26 का मुझे याद नहीं, आप देख लेना क्या होता है, शायद 3400 3500 समथिंग होता है ना। तो कहाँ था मैं, हाँ 625 676। अब यहाँ पे देखिए वार्षिक किस्त बराबर है, किस्त क्या है ये है ना, तो ये बराबर है, मतलब ये 676, तो इसमें क्या करेंगे गुने 26 करेंगे ताकि ये भी 676 हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 25 गुने 26 कितना हो जा रहा है 650, और ये 676, ये सेकेंड वर्ष के लिए और ये फर्स्ट वर्ष के लिए। देखिए अब क्या है, ये आपका किस्त जो है वो बराबर है, मूलधन दोनों अलग अलग है। इस पे 1 साल में ये आ रहा है और इस पे सॉरी इस पे 2 साल में ये आ रहा है। ये कितने वाले हैं, ये 2 वर्ष वाला, और ये कितने वर्ष वाला है, ये 1 वर्ष वाला। तो इस पे 1 वर्ष में ये किस्त आ रहा है। दोनों किस्त को बराबर करने के लिए हमने 26 से गुना किया था यहाँ पे। अब इसको जोड़ दीजिए, मूलधन कितना हो जा रहा है 6 6 1275 रुपये टोटल 2 वर्ष का मूलधन, और ये हो जा रहा है मिश्रधन कितना, मतलब सॉरी मिश्रधन या फिर किस्त बोलिए 67 दूनी 6 दूनी 12 134 135 1352, यही हो रहा है ना। 1275 2 वर्षों में, क्या बोल रहा है प्रत्येक वर्ष की किस्त 2550 बटे 1275 गुने 1352, ये 2 वर्षों के लिए आ रहा है। हमें 1 वर्ष का चाहिए किस्त बटे 2, या फिर सिर्फ 676 भी लिख सकते थे आप 1352 की जगह, तब भी आ जाता। 1200 बनी 24 1 2550, 2 बार में कट गया, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, कितना आ गया 1352 का प्रत्येक किस्त आ गया। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब जो आपका किस्त वाला क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहता है। ये आप बढ़िया से इसको समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को दोबारा रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए कितना हो गया, 21 तक हो गया, 22 देखते हैं। 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 915 है। ओके, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 2 फॉर्मूला हो जाएगा, एक 2 नहीं, इसका 3 भी बोल सकते हैं। एक तो क्या करेंगे हम लोग P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पे करके बना सकते हैं पावर 3 माइनस P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर 2 माइनस P कर देंगे, तब आ जाएगा। दूसरा क्या है, ये 3 वर्ष का है ना, तो सिंपल बनाने के लिए इसे क्या करना है, ये जो है दर 5%, 5% मीन्स क्या 1/20। हमें कोई ऐसी राशि लेनी है कि 3 बार उससे कटे, मतलब अगर 20 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा 8000 रुपया, ये हम मूलधन मान लेंगे। ओके, अब इस पे 5% इसका ब्याज, पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा 5%, मतलब 400 रुपया, क्योंकि 1/20 होगा ब्याज, इसका 1/20 कितना आएगा 400। सेकेंड ईयर भी 400 आना चाहिए, थर्ड ईयर भी 400 आना चाहिए, अगर ये साधारण ब्याज होता तब। लेकिन ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो हमने साधारण ब्याज लिख दिया। अब नेक्स्ट वर्ष इस पे आएगा इंटरेस्ट, इसके लिए कितना आएगा 400 का 5% 1/20 मतलब 20 रुपया,
और यही ब्याज इसमें भी जुटेगा, थर्ड वर्ष में भी इसके लिए ब्याज आ जाएगा कितना 20%। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है ना कि नेक्स्ट ईयर पूरे प्रिंसिपल पे फिर से ब्याज, मतलब जो आपका मूलधन आ रहा है उस पे ब्याज। फिर इसका 20% कहाँ जाएगा, इसका तो आ गया दोनों में, एक यहाँ आया एक यहाँ आया तीसरे वर्ष के लिए। इसका किस में आएगा, सिर्फ तीसरे वर्ष के लिए आएगी, ये तो खुद दूसरे वर्ष का है तो इसमें 20। इसका भी आएगा ना तीसरे वर्ष में, ये कितना होगा 1/20, इसका मतलब 1। अब समझ में आया मैंने 8000 क्यों माना, क्योंकि यहाँ देखिए राउंड फिगर में क्या आ गया 1। हर बार बटे 20 हम लोग को 3 बार करने का जरूरत पड़ा था 3 वर्ष में, है ना। अब ये जो है चर्त या 1200, ये क्या है, ये साधारण ब्याज है, इतना तो साधारण ब्याज आता ही हर साल का। ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो एक्स्ट्रा आ रहा है साधारण ब्याज से ज्यादा, कितना आ रहा है 20 20 40 20 60 और 1 61। ये 61 रुपया ज्यादा आया है, अगर पूरा देखेंगे तो 1261 आ रहा है। अब 1200 तो साधारण ब्याज है, तो 61 रुपया क्या है, ये अंतर है दोनों का। ये चक्रवृद्धि ब्याज 61 रुपया ज्यादा है। कितना आ रहा था अंतर, 915 रुपया, 915 आ रहा था। 61 का वैल्यू दिया हुआ है, 61 का वैल्यू कब आ रहा था, जब 8000 हम लोग माने थे। तो 915 कब आएगा, अगर इस तरह से देखें 61 कब आ रहा है, जब वो 8000 था। हमारा कितना आ रहा है 915, तो 915 बटे 61 गुने 8000, ये रेशियो निकल के मल्टीप्लाई हो जाएगा 8000 में। इससे काट देते, कितना कट जाएगा 15 छक 90, 915, 15 बार में कट गया, 15 अठी 20 से 120 पे 3 शून्य, 1,20,000 रुपया मूलधन। आंसर डी। 23 नंबर देखिए, 12 प्रेक्षणों का प्रसरण 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो नया प्रसरण 200 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब सांख्यिकी का। ऐसे नॉर्मली आप लोग ये टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, मैंने भी सेट करवाया था एडुटेरिया का, तो उसमें था नहीं, ये अच्छे से सीख लीजिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, प्रत्येक प्रेक्षण। ओके, वो अगर 12 प्रेक्षणों का प्रसरण 8 है, प्रत्येक प्रेक्षण की संख्या से गुना किया तो नया प्रसरण 200 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या को जितना से गुना किया, मान लीजिए प्रत्येक संख्या को हमने x से गुना कर दिया, किससे किया, x से गुना किया, तो प्रसरण जो है वो 8x² हो जाता है। कितना हो जाएगा 8x², अगर प्रत्येक संख्या को हमने x से गुना किया प्रसरण में वो x² हो जाता है। तो 8x² का वैल्यू कितना आ रहा है, पहले 8 था, अब 8x² हो गया बराबर 200। 8 से काट दीजिए, कितना हो रहा है 25 × 200, x बराबर 5, मतलब प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा करना है, प्रसरण में 5 5 25 गुना होते चला जाएगा, इसीलिए 200 हो गया। ओके, 24 नंबर देखिए, यदि 15 संख्याओं की माध्यिका 24 है और प्रत्येक संख्या को 4 से गुना करके 3 से भाग दिया तो नई माध्यिका कितनी होगी। माध्यिका और माध्य में जिस भी संख्या से गुना करके भाग दिया जा रहा है, नया माध्यिका वही हो जाएगा। इवन की बहुलक में भी, क्योंकि बहुलक में क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है ना। मान लीजिए 15 है तो 15 15 15, ये 3 बार 15, इसमें से कुछ भी डिवाइड कीजिए सभी नंबरों में, उसमें फिर से सेम नंबर माइनस कर दीजिए, मतलब कोई भी नंबर, तो ये वाला फिर 3 बार रिपीट होगा। इसमें अगर मान लीजिए सब में 3 भाग कर दिए, इसमें 3 इसमें भी 3, और भी जो नंबर रहा 14 रहा 14 रहा और 12 रहा, है ना। इसमें भी बटे 3 -2 करेंगे तो ये सेम आ जाएगा 2 नंबर, ये सेम आ जाएगा 1 नंबर, और ये सेम 3 नंबर आ जाएगा। तो हमेशा क्या है, बहुलक वही वाला रहेगा, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा लेकिन सेम, जितना गुने 3/2 करेंगे। तो क्या बोल रहा है, 15 संख्याओं की माध्यिका कितनी है 24 है, ठीक है। प्रत्येक संख्या को 4 से गुना करके, इसको 4 से गुना करके 3 से भाग दिया जाए। प्रत्येक संख्या के साथ जो भी कीजिएगा माध्य, माध्यिका और बहुलक में वो सेम दिखेगा आंसर। तो माध्यिका में भी क्या करेंगे, 24 गुने 4/3, 3 ही 8 24, 8 चक 32। ओके, अगर ये माध्य होता तब भी यही करना चाहिए था। यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 48 कम है तो डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी। और ये बोल रहा है मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग कीजिए। मूल अनुपाती सूत्र पता है, वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका
-2 माध्य, ये माइनस ही दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ ओके। अब क्या बोल रहा है, किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 48 कम है। 48 कम है मतलब बहुलक, अगर बहुलक नहीं, पहले क्या लेंगे हम, माध्यिका। माध्यिका कितना दे दिया, अगर माध्यिका x मान ले तो बहुलक कितना होगा, बहुलक होगा x माइनस 48, यही दिया हुआ है। बहुलक से माध्यिका उसके बहुलक से 48 कम है, माध्यिका उसके बहुलक से 48 कम है। आई तो उल्टा नहीं कर दी हम, ओके कोई बात नहीं। इसको मान ली x, माध्यिका कितना है x माइनस 48। अब ठीक है, उसके बहुलक से 48 कम है। अब फॉर्मूला का यूज करते हैं, क्या होगा, बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका मतलब 3 इंटू एक्स माइनस 48 माइनस 2 माध्य, ओके। ये क्या होगा, x बराबर 3x माइनस 48 दिया है 144 माइनस 2 माध्य, ओके। ये 2 माध्य को इधर ले आइए, 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स, 2x माइनस 144, माध्य कितना हो जाएगा, माध्य बराबर 2 से भाग दे दीजिए तो x माइनस 72, ये माध्य आ गया। और ये कितना है, माध्यिका x माइनस 48, पूछ क्या रहा है, डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी, तो माध्यिका माइनस माध्य, यही पूछ रहा है। माध्यिका कितना है x माइनस 48 माइनस माध्य कितना है x माइनस 72, कितना हो जाएगा, x माइनस 48 माइनस x प्लस 72, ये दोनों कट हो गया, 72 में से 48 चला गया, कितना बच गया 24, आंसर 25 का सी। 26 नंबर देखिए, दिए गए आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक, पहले क्या करेंगे, इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे। अभी देखिए आपको तीनों पता चल जाएगी, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। पहले 9, फिर 11, फिर क्या छोटा 14, 14 कितने बार है, 1 2 3, 14 हो गया। फिर 17, 17, उसके बाद 20, 20, 23 और 31, देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया है, बढ़िया। चलिए माध्य, माध्य कितना है, माध्य के लिए क्या करना है, माध्य मतलब औसत, सबको जोड़ के बटे जितने डिजिट है, कितने डिजिट है ये टोटल 9 डिजिट, तो 11, 11 9 20, 20 और 14 34, 34 और 14 48, 48 और 14 62, 62 7 69 10 79, 79 और 2 99, 99 और 3 102 और 20 122, 122 और 31 153, ये आ गया 153 बटे 9, 5 3 8 1 9, 9 से कट जा रहा है, ये माध्य बराबर ना, कुछ ज्यादा बड़ा मैंने नहीं लिख दिया, 9 इकाई 9, 9 सते 63, 57 53 से भी होता है। चलिए माध्य निकल गया। माध्यिका, माध्यिका क्या होता है, जो बीच का डिजिट हो, है ना, इसको हटाएं क्या, चलिए माध्यिका बीच में कौन सा डिजिट आ रहा है, इधर देखिए 4, इधर देखिए 4, बीच का डिजिट कौन सा हो गया 14, तो माध्यिका आ गया। और ये 9 डिजिट है इसीलिए आसानी से निकल गया, अगर 10 डिजिट होता तो क्या करते हैं हम लोग, बीच के 2 डिजिट जो मतलब 5वां और 6ठा आ रहा है उसका एवरेज निकाल देते हैं ना, तो माध्यिका हो गया 14। बहुलक आप लोगों को पता है क्या होता है, बहुलक होता है जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, ये 14 देख रहे हैं 3 बार रिपीट हुआ है, तो बहुलक क्या है, बहुलक होगा 14। पूछ क्या रहा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग, ये प्लस ये प्लस ये,
मतलब 17 प्लस 14 प्लस 14, 14 28 7 35 10 45। एक बार में आपका तीनों क्लियर हो गया हो कि माध्य माध्यिका बहुलक क्या क्या होता है, अलग अलग, है ना। 18 हो गया, 19 देखते हैं। कितना हो गया था भाई, कितना नंबर अभी हुआ था, 26 हुआ है, सॉरी 26 हुआ है, 27 देखते हैं। ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा करना पड़ेगा। अरे यार, नीचे दी गई तालिका विभिन्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है, प्रति छात्र औसत अंक क्या है। ओके, अब देखिए, ये 5 से 7 के बीच में है 4 स्टूडेंटों का, 7 से 9 के बीच में 6 स्टूडेंटों का, 9 से 11 के बीच में 8 स्टूडेंटों का, 11 से 13 के बीच में 5 का, और 13 से 15 के बीच में 2 का। इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसमें निकालना होता है हमें एवरेज। पहले क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेशन, जिसको क्या बोलते हैं, बड़ा मानता है जो भी बोलिए, तो वो हो गया आपका x। ओके, x मतलब वेरिएशन कहाँ जा रहा है, मतलब, और 5 और 7 का माध्य क्या हो जा रहा है। इस तरह से यहीं पे कॉलम बना दूं क्या, ऐसे तो इसको भी बनाने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, ये पहले ये देखिए फ्रीक्वेंसी, मतलब इनका बारंबारता क्या जा रहा है। ये टोटल कितने नंबर है, 4 6 10 8 18 5 23 2 25, 25 स्टूडेंटों का। ओके, अब ये देखिए 5 और 7 का एवरेज क्या आ रहा है, 7 5 12/2 6, 7 और 9 का 9 7 16/2 8, सेम इसमें 10, इसमें 12, इसमें 14। अब 6 स्टूडेंट में, सॉरी 4 स्टूडेंट का 6 नंबर आया था। इसी तरह से मानते हैं ना कि इसका एवरेज मान के चलेंगे, इसके बीच में नंबर आया होगा। अब ये सब एकदम एग्जैक्ट इन पॉइंट को क्या बोलता है मैं बता नहीं सकता हूँ, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए। ओके, ये एफ एक्स निकालेंगे कि इनका कितना कितना नंबर आ रहा होगा। 4 स्टूडेंटों का 6 नंबर मतलब 24 नंबर, ये 8 6 48 नंबर, ये 8 10 का 80 नंबर, 12 पचे 60 नंबर। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, इसको और इसको, कितना आ गया 12 पचे 60, और ये 14 दूनी 28। टोटल कितना आ रहा है एफ एक्स, ये एफ एक्स ना, मतलब सम ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, 24 48 72, 72 प्लस 80 152, 152 और 60 212, 212 और 28 240, 240 आ रहा था 25 लोगों का, एक का कितना आ जाएगा, औसत पूछ रहा है, तो 240/25 कटेगा 5 से 5 से 48/5, 48 दूनी 96, 5 से काटने के लिए तो 9.6 आ जाएगा एवरेज। ओके, चलिए 28 नंबर देखते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम 20 में से 12 छात्रों का अंक किस प्रकार है, 4 15 15 9 18 12 18 7 15 18 20 और 11। आंकड़ों की समूह के बहुलकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलकों के अंदर के बीच का अंतर समझ रहे हैं, इसमें बहुलक 2 होना चाहिए शायद। देखते हैं, 15 यहाँ पे एक बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग कलर से कर देता हूँ, है ना। 15 15 और यहाँ पे 15 कितना बार आया है, 3 बार। अब ब्लू से करता हूँ, कितना है 18, देखिए 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 18, यहाँ पे भी 18 और यहाँ पे भी 18, 18 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, और कोई वैसा रिपीट हो रहा है नहीं। अब बहुलक में कौन कौन आ जाएगा, 15 भी 3 बार रिपीट हुआ है भाई, 18 भी 3 बार रिपीट हुआ है ना। तो उन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 18 भी बहुलक है और 15 भी, दोनों का अंतर 18 माइनस 15 बराबर 3। सिंपल। ऐसे अगर एक ही नंबर ज्यादा बार रिपीट होता तो सिर्फ वही बहुलक होता, लेकिन दोनों 3 बार रिपीट हुआ, इसीलिए दोनों का अंतर पूछ लिया। 29 है, 9 प्रश्नों के माध्य और माध्यिका क्रमशः 18 और 20 है। ओके, यदि प्रत्येक प्रश्न में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त नए माध्य और नई माध्यिका का मान क्रमशः कितना होगा। अभी मैंने पीछे बताया था ना आपको
कि जो भी नंबर है, जितने भी नंबरों का आपका माध्यिका और माध्य दिया हुआ है, अगर सब में से दो दो घटा दिया, सब में से जो भी गुना कर दिया, तो माध्य और माध्यिका में भी सेम गुना या घटाव जो भी किया है वो होगा। अब क्या किया, सब में से दो दो माइनस कर दिया, तो नया माध्य कितना होगा, 18 माइनस 2। नई माध्यिका कितनी होगी, 20 माइनस 2, मतलब माध्य 16 और ये 18। 16 और 18, क्योंकि दो दो दोनों से घटाना है। ये जब प्रत्येक प्रेक्षण में से काम करे तब, ये वाला तब लागू होगा जब ये प्रत्येक प्रेक्षण में करे। ये ना कि 9 प्रेक्षण है उसमें से 7 में ये चीज करती है, तब नहीं होगा ये। ओके, 30 नंबर देखते हैं। 65, 56.5, 42.5, 2x + 1, x - 5, 3x और 38 का अंगनितीय माध्य 42 है। x का मान ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब इन सभी का माध्य दे दिया, कितना है, 65 + 56.5 + 42.5 + 2x + 5 + x - 5 + 3x + 38 बटे माध्य दिया हुआ है ना, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 42। ओके, जोड़ देते हैं। ये दोनों का योग कितना आ रहा है, 56 + 42, 108 और 1 109, 109 + 65, 174, 174 और 1 175 और 38, 213, 213 प्लस, अच्छा यहाँ -5 भी था ना, तो -5 करेंगे तो कितना जाएगा, 208 है ना, 208 प्लस 2x और x 3x प्लस 3x 6x, पता नहीं सही हुआ है कि नहीं, देख लेते हैं। 7 × 28 और 7 दूनी 14, 28 × 29, 294। 6x बराबर कितना हो जाएगा, 208 उधर जा घट जाएगा तो 86। लगता है गलत किए हैं क्या, गलत हो गया, पता नहीं, कुछ तो गलती हुआ है, फिर से जोड़ लें। 56 + 42.5 कितना हो रहा है, ओहो ये 98.5 हो रहा था ना, 5 4 9 1 98, 99 हो रहा था। 99 + 65 164, 164 माइनस 164 1 165, 165 में से 5 चला गया 160, 160 30 90 और 8 98, ये 198 आ रहा था, हमने 208 ले लिया था। जब गलत होता है तो बोला कीजिए, हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि ये लाइव नहीं है ना। 198, 198 94 उधर जाकर दिया तो कितना बच गया, ये 96। x बराबर 96/6। वही मैं सोचा कट क्यों नहीं रहा, यहाँ तो पॉइंट में आंसर दिया नहीं है कोई भी, है ना। ये 16 छक 96, आंसर 16। x का वैल्यू कितना आ गया, 16, आंसर सी। 31 नंबर। निम्नलिखित डेटा की सीमा, सीमा मतलब रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज क्या होता है, इसमें सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू, दोनों के बीच का अंतर होता है ना। रेंज क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, 20 से लेके 100 तक, उसके बीच में सभी नंबर है ना। तो सबसे छोटा वैल्यू कितना है यहाँ पे, 22। इससे छोटा भी कोई है क्या, हाँ है, कौन सा है, 18। इससे भी छोटा है क्या, नहीं। और सबसे बड़ा यही तक दिख रहा है जिसमें 3 डिजिट है ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, 102 माइनस 18, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, 84। ओके, 32 देखिए। किसी डेटा का विचलन 0.81 है तो मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन क्या होता है, उसका साइन ये होता है। ओके, मानक विचलन लिख भी देता हूं, विचलन बराबर होता है √अंडर विचरण। ओके, क्या हो जाएगा, 0.81। 81 का कितना हो जाता है, रूट निकालते हैं तो 9, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो दशमलव के बाद कितना निकलेगा, 1 डिजिट, तो 0.9। ये हो जाएगा इसका विचलन, सॉरी विचलन। याद रखिए सब एकदम छोटी सी डिजिट है लेकिन एग्जाम में धोखा दे जाती है।
33 नंबर देखिए, प्रेक्षणों 60, 42, 39, 75, 51 और 57 का लगभग मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट टफ है नहीं। पहले इसका क्या करेंगे हम लोग, मानक विचलन निकालने के लिए पहले इसका माध्य निकालिए। माध्य कितना हो जाएगा, 60 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 75 प्लस 51 प्लस 57 बटे कितना हो जाएगा, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है। कितना हो रहा है, 2 9 2 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 7 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 2 6 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 से 5 32, 324 बटे 6 कितना आ जाएगा, 6 पर से 30, 6 चक 24। ये आ गया आपका माध्य। अब हमें निकालना है यहाँ से प्रसरण, है ना। कितना हो जाएगा, प्रसरण मतलब वही जो ऊपर था, क्या बोलते हैं उसे, विचरण। कैसे होगा, सबका स्क्वायर करेंगे डिफरेंस लेके, मतलब ये आया हम लोग का माध्य, ये माध्य और इसका कितना अंतर है, कितना अंतर है, 60 माइनस 54, इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी उल्टा लिख दिए क्या, उल्टा लिख दिए। ऐसे किसी भी तरीके से लिखिए, बात वही होगा, लेकिन माध्य में से इसको घटाया जाता है, या फिर मतलब बस दोनों का अंतर लेना है। ओके, इसका स्क्वायर प्लस कितना, 54 माइनस 42 का स्क्वायर प्लस कितना है, 54 माइनस 39 का स्क्वायर प्लस 54 माइनस 75 का स्क्वायर, स्पेस कम बच रहा है क्या, इसको और बड़ा करें, हाँ अब ठीक है। कितना हो गया, 54 माइनस 75 प्लस 54 माइनस 51 का स्क्वायर, कहीं कहीं स्पेस बहुत कम है यार, फिर 54 माइनस 57 का स्क्वायर, ठीक है, बटे, बटे में क्या होगा, कितने नंबर हैं, 6 नंबर, 6 कर देंगे बटे में, 3 3 6। इसी का पहले एवरेज निकाल लीजिए, 54 माइनस 60 कितना होगा, 6 6 चक 36 प्लस 54 माइनस 42 8 अठी अठी 64 प्लस 54 माइनस 39 15 15 15 225 प्लस 54 माइनस 75 21 21 21 से 441 प्लस 54 माइनस 51 3 3 दिया 9 प्लस 54 माइनस 57 कितना होगा, -3, मतलब स्क्वायर तो वही प्लस में आ रहा था, 3 दिया 9, लास्ट वाले का भी 9 बटे 6 कितना हो जाएगा, 36 64 100 100 और 125 100 225 325 325 प्लस 441 766 766 और 9 775 775 और 9 784 बटे 6 कितना हो जाएगा, 1878। ये तो पॉइंट में आ जा रहा है भाई, गलत जोड़ दिया फिर से क्या, 36 ओके प्लस 54 माइनस 42 कितना हो रहा है, 12 बराबर 144 हो रहा है ना, 64 कैसे लिख दिया मैंने, ये 62 समझ लिया था, तो ये कितना होगा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो रहा है ना, कहीं कहीं छूट जा रहा है थोड़ा सा, कैलकुलेशन तो ठीक ही कर रहा हूँ, कहीं कहीं घूम जा रहा है थोड़ा सा, है ना। तो 144, 64 था 144 कर दें, कितना बढ़ रहा है, 80, लास्ट वाले में 80 बढ़ा देते हैं, 784 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 864, कितना हो जाएगा, 864, 6 इकाई 6 2 6 चक 24 6 चक 24 144 आ गया। हमें क्या निकालना है, विचलन। विचलन क्या होता है, विचलन बराबर, विचलन का साइन यही था ना, ये था इसका विचलन का ना, इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर विचलन, रूट अंडर 144 मतलब 12 आंसर। यहाँ पे लगभग भले ही लिखा हुआ है, लेकिन लगभग नहीं है, सीधा सीधा एग्जैक्ट आंसर आ गया कितना, 12। ओके,
एक्चुअली स्पेस के कारण थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। यहाँ पे 54 माइनस कितना है, 54 माइनस 57 है, ठीक है। चलिए लिख दूं क्या थोड़ा सा मिटा के, 54 माइनस 57 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये कौन सा है, स्पेस सबको चाहिए ना। निम्नलिखित वितरण का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, इतना जूम तो ठीक रहेगा, बट हमारे पास स्पेस ज्यादा नहीं है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप कि आप लोगों ने ये 10th में पढ़ा होगा। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे, ये प्लस किसके लिए, पूरे भिन्न के लिए है ना, यहाँ से है F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ये क्या होता है, वर्ग अंतराल। पहले ये देखें किसका बहुलक मतलब क्या होता है। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। कौन सा नंबर मतलब वर्ग अंतराल सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है, ये 25 बार। ये वाला कितने बार रिपीट हुआ है, 25 बार। एल क्या है, वर्ग अंतराल का सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, लोवेस्ट मान है ना, मतलब ये वर्ग अंतराल में छोटा वाला कौन सा है, तो एल है। ये कितना है, 25। यहीं से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी भी 25 आ रहा है अपना। एल मतलब 25 प्लस F1। F1 कौन सा होगा, F1 ये होता है। ये क्या है, लिख ही देता हूँ, ये L है, ये F1 है, ये F0 है, और ये इसके बाद वाला F2। और H क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस। कितना होगा H बराबर, दोनों का डिफरेंस वर्ग अंतराल 5। सबका वही आएगा, मतलब वर्ग अंतराल सब में वही है ना। 25 प्लस F1 कितना है, 25 माइनस F0 कितना है, 12 बटे 2F1, 2 गुने 25 कितना होगा, 50 माइनस F0 कितना है, 12 माइनस F2 कितना आपका 20 गुने वर्ग अंतराल कितना हो गया, 5। फिर से लिखते जाते हैं, 25 प्लस 25 माइनस 12 कितना हो गया, 13 बटे 50 माइनस 20 और 12 32 कितना हो गया, 18 गुने 5, मतलब 25 प्लस 65 बटे 18 कितना कट जाएगा, 18 दिया 54, 18 दिया 54, 1 11 110 18 90 18 छक 78 से 2 एक बार में कितना हो जाएगा आंसर, 25 3 28.61 आंसर। आपको क्या करना है, जब इस तरह का बारंबारता वाला क्वेश्चन दे, मतलब क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल के साथ, तब आपको ये फार्मूला लगाना है। वरना क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही बहुलक होगा, है ना। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसके पहले भी जो मैंने फार्मूला बताया था वो भी। दिख तो रहा था ना क्वेश्चन, क्या करें, क्वेश्चन इतना बड़ा था कि और ज्यादा जूम नहीं कर सकते थे। 35 नंबर देखिए, 10 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े और 30 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकने वाला सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा होगा। अब आपने ये देखा है कि अगर आपको कहीं भी मान लीजिए अपने रूम में ही कोई बहुत बड़ा सामान रखना होता है तो आप क्या करते हैं, उसे तिरछे रखते हैं, क्योंकि किसी भी आयत हो या फिर वो घनाभ हो, घन हो, वर्ग हो, सबसे बड़ा उसका क्या होता है, डायगोनल होता है ना। सिंगल लाइन में बोलेंगे तब उसका, जैसे कि आपका भुजा हो गया, है ना, लंबाई चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, लेकिन सबसे बड़ा क्या हो जाता है इनका विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही सबसे लंबा होगा। और सबसे बड़ा स्तंभ भी बोला, सबसे बड़ा रखा जाए, है ना, तो ये क्या होगा, विकर्ण घनाभ का, घनाभ का, ठीक है। तो क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, 10 देंगे
100 प्लस 225 प्लस 900, 9 2 11 1 1225 और 1225 किसका होता है वर्ग? वो 35 का होता है। आंसर डी। चलिए 36 नंबर देखा जाए। 28 मीटर और 64 मीटर आयाम वाले एक आयत में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। कैसे बनाना है? अरे ज्यादा बड़ा हो गया क्या जूम? एक सेकेंड। हाँ देखिए, ये मान लीजिए आप एक आयत बना दिए, चौड़ाई कम है इसकी, ये 28 मीटर है, ये 64 मीटर। अब इसमें एक आप क्या कर रहे हैं, हम वृत्त फिट कर रहे हैं ना, तो वृत्त जो है मैक्सिमम क्या करेगा, इसके दोनों ओर लंबाइयों को टच करेगा। यही कर सकता है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इधर भी टच कर दे और इधर भी टच कर दे, और इससे ज्यादा फैल नहीं सकता है क्योंकि सबसे छोटे वाले पार्ट को वो टच कर पाएगा, राइट। मतलब ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक इसका जो है व्यास जो है वो 28 के बराबर हो सकता है। उससे ज्यादा बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरफ भी बराबर रहता है ना, ये क्या है, विड्थ है, तो चारों तरफ इसका व्यास क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इससे बड़ा बना देंगे, इससे बड़ा बनाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकालना नहीं है। तो इसका व्यास मैक्सिमम क्या हो सकता है, 28, मतलब जो छोटा इसकी भुजा है उसके बराबर है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी मैक्सिमम, इसका आधा होता है, मतलब 14। पूछ क्या रहा है, परिधि, इस वृत्त की परिधि क्या होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर। पाई डी भी होता है लेकिन आपको आप उसके ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, यूज में नहीं होगा, इसीलिए 2 पाई आर ही देखिए, है ना। कितना हो जाएगा, 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर, आर कितना है 14, 7 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 मीटर। ये आपका वैल्यू आ गया किसका, विड्थ की परिधि का। 37 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 32 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज एक तरह से कैसा होता है, वर्ग की तरह होता है, बस इसके चारों भुजा बराबर होते हैं लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन जब ये आपस में काटता है इसके विकर्ण दोनों, तो ये 90 डिग्री पे कट करता है। कितने पे कट करता है, 90 डिग्री। बोल क्या रहा है, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर, ये 20 मतलब ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये क्या करता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बराबर दो भागों में 90 डिग्री पे काटता है। अब मान लीजिए कि एक विकर्ण की लंबाई कितना बोला है, 32, मतलब ये वाला मान लेते हैं, ये वाला, ये 32 था, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये भी 16। अब ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं P है, ये H है, ये B होगा। कितना होगा, ये 20, ये 16, ये कितना होगा 12। कैसे, ये 5 गुने 4 है, ये 4 गुने 4 है, ये 3 गुने 4 होगा, क्योंकि 5 4 3 का रेशियो बनता है, ये पता है ना आपको, 5 4 3 हाइपोटेनस, और ये P या B जो भी मानिए, और ये B है ना, या P जो भी मानिए। तो यहाँ 4 का मल्टीपल दे दिया, यहाँ भी 4 का मल्टीपल दे दिया, यहाँ पे 4 का मल्टीपल बैठा देंगे, कितना हो जाएगा 12। तो ये डी 12 सिर्फ इसका आया है, टोटल डी कितना होगा, टोटल डी हो जाएगा 12 दूनी 24, दूसरे विकर्ण की लंबाई, और एक विकर्ण की लंबाई क्या है, ये D2 मान लेते हैं, D1 तो दिया हुआ है ही, D1 कितना है 32। अगर आप ये फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, √अंडर D1/2 प्लस √अंडर D2/2 बराबर क्या बोलते हैं, भुजा, कितना हो जाएगा 20। ये फॉर्मूला होता है। सही निकाला ना मैंने। हाँ का स्क्वायर ना, सॉरी, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। अरे अरे अरे, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। ये रूट मैं क्यों दे रहा हूँ अभी इसको, एक सेकेंड।
रूट में देने का जरूरत नहीं है ना। d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप चाहे ये फॉर्मूला आप निकालिए या फिर जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया वैसे निकाल सकते हैं। तो d1 और d2 तो आ गया, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। कितना हो रहा है, 1/2 गुने d1 कितना है 32 गुने d2 कितना है 24। 2 से काट दीजिए, 16 वन में 16 दूनी 32, 16 चक 64, 32 और 6 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये सब क्वेश्चन आप कैसे ही बना सकते हैं। आप चाहते तो ये 16 12 इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए, गुने 4 कर दीजिए, वट एवर यू वांट। चलिए 38 नंबर आ गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ये बोल रहा है, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो नया मतलब पुराना वाला क्षेत्रफल है उसका बटे 2 होता है, मध्य बिंदु को मिला के बनाने से, मतलब ये 98 होता है। कैसे होता है वो देखिए। अगर कोई वर्ग है उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर अगर बना रहा है एक और वर्ग, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बटे 2, बड़े वाले का ना। कैसे, ऐसे क्षेत्रफल 196 है ना, मतलब भुजा कितना होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए एक भुजा ए स्क्वायर है, ए है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर मतलब ए कितना आ जाएगा, इसका रूट मतलब 14। तो ये टोटल 14 है, तो ये कितना होगा, 7 होगा, ये भी 7, उसी तरह से ये भी 7, ये भी 7, राइट। ये कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, एक भुजा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 98, मतलब रूट अंडर 7√2। ये भी तो वर्ग ही बनेगा ना, उसके मध्य बिंदु को मिलाने से। एक भुजा इसका 7√2 आ रहा है, ये भी 7√2 आएगा, ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 7√2 का स्क्वायर, 7 7 49 दूनी 98 आया, सेम। तो अगर अगली बार से क्वेश्चन दे तो मध्य बिंदु को मिलाकर अगर बना रहा है तो उसका भी आधा ही हो जाएगा, है ना, क्षेत्रफल। 39 देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्यक ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है वर्ग पृष्ठीय, अरे यार क्षेत्रफल है ना, पाई आर एल। अगर संपूर्ण बोलेगा तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर देंगे, नीचे भी एक होता है ना पाई आर स्क्वायर, मतलब एक विड्थ होता है। ये निकालना है हमें, कितना हो जाएगा, पाई की जगह 22/7 ले लीजिए। आर दिया है क्या 14, एल दिया है क्या त्रिज्यक ऊंचाई 18। एल मतलब त्रिज्यक ऊंचाई, एच अलग होता है इसका। एच मतलब क्या होता है, हाइट, ऊंचाई, वो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट अंडर करके निकालेंगे, है ना। तो त्रिज्यक ऊंचाई कितना दे दिया 18। वैसा क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। 7 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, कितना हो जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, चलिए 39 का टी। 40 देखिए, उस सम पिरामिड का आयतन ज्ञात, आयतन क्या होगा जिसका आधार क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। सम पिरामिड, पिरामिड मतलब क्या होता है, शंकु। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद है, आप सीधा पिरामिड को शंकु समझ लीजिए। ओके, अब क्या शंकु का फॉर्मूला आपको याद है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्या क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है जो भी, है ना। इस तरह से करके आप बना सकते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल 60 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 15, 3 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 60 गुने 5 कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका
आयतन किसका? पिरामिड का। तो जब भी पिरामिड का क्वेश्चन है आप उसको शंकु की तरह समझिए, शंकु में जो फॉर्मूला बैठता है वही लगाइए। बस पाई आर स्क्वायर को आप ये क्या मानिएगा, ये आधार का क्षेत्रफल। अगर 2 पाई आर आ गया मतलब क्या होगा, वो आधार का परिमाप। वो नीचे कुछ भी हो सकता है, पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, वो उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 41 देखिए, यदि दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:125 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ओके, देखिए मान लेते हैं कि एक का R1 एक का R2 है, तो पहले वाला का क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब बटे दूसरे वाले में 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर कितना आ रहा है, 64/125 आ रहा है। ओके, 4/3 काट दिए, पाई से पाई काट दिए, R1/R2 का क्यूब कितना आ रहा है, मतलब होल क्यूब कर देते हैं ना, बराबर 64/125 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 का क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब क्यूब काट दीजिए, R1/R2 कितना आ गया, R1/R2 बराबर 4/25। पूछ क्या रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई काट दीजिए, मतलब R1/R2 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, कितना होगा, 4 यहाँ 5 है ना, 25 क्यों लिख दिया मैंने, 4/5 का स्क्वायर 16/25। ये आपका हो गया प्रोसेस। अगर आपको डायरेक्ट बनाना क्या करना है, आयतन दिया था ना, इसका क्यूब रूट निकाल देते हैं, फिर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा था ना, क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर कर देते हैं। वही मैंने भी किया, बस आपको सॉल्व करके दिखाया मैंने। चलिए 42 नंबर देखते हैं, यदि एक प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रिज्म मतलब क्या, पिरामिड मतलब शंकु, प्रिज्म मतलब बेलन। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का। देखिए इस तरह से आपको क्या है, पिरामिड प्रिज्म का फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर मतलब आधार का परिमाप, परिमाप गुने ऊंचाई। देखिए फॉर्मूला आ गया ना, क्या करना है, प्रिज्म का ना, प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप। आधार क्या है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, आधार का 8 गुने 3 समबाहु त्रिभुज का परिमाप गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना था 15, 24 24 डेढ़ो 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए 42 हो गया, अब देखते हैं 43 नंबर। एक खोखले बेलनाकार पाइप के, एक सेकंड आवाज थोड़ा सट रहा है, अब सही आएगा। एक खोखले बेलनाकार पाइप के बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो पाइप बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थ का आयतन ज्ञात कीजिए। पाइप कैसा है भाई, पाइप ऐसा है, इसको और थोड़ा ये कर देते हैं, हाँ ये सट क्यों गया, पाइप थोड़ा टेढ़ा है ना, ऐसा पाइप होगा। बस एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए जो भी बन गया है ना, ओके, नहीं चलो ज्यादा बड़ा हो गया ना। चलिए ये बन गया। अब देखिए ये क्या है, अंदर ये खोखला है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये तो भरा हुआ है। ये पार्ट क्या है, भरा हुआ है, ये भी पार्ट भरा हुआ है, ये भी पार्ट क्या होगा, भरा हुआ रहेगा, ये भी पार्ट क्या होगा, भरा हुआ रहेगा। मतलब अंदर जो है सिर्फ ये खोखला है। क्या खोखला है, ये पूरा खोखला है, ये वाला पार्ट, लेकिन ये चारों तरफ से भरा हुआ है। अब हमें पूछ रहा है कि इसका आयतन क्या होगा, तो अगर पूरा बड़े का आयतन निकालें
और उसमें से ये वाला पार्ट को अगर घटा दें तो निकल जाएगा आयतन, निकलेगा ना। अगर ये वाला घटा दें इस पूरे बड़े वाले में से तो ये वाला आयतन निकल जाएगा। हमें वही तो पूछ रहा है, तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई और एच तो सेम रहेगा, किसके लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हाइट तो सेम है। बट बड़े वाले त्रिज्या में से छोटे वाले को हमें घटाना है, या फिर ऐसे लिख देता हूं पहले, बड़ा वाला का आयतन क्या होगा, पाई, बड़ा आर कितना है 22 ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, माइनस छोटे वाले आयतन को घटा देना है, छोटे वाले बेलन का आयतन। तो पाई 18 का स्क्वायर इंटू एच, पाई और एच मतलब पाई का मान ही लिख देता हूँ ना, 22/7 गुने एच, ये दोनों बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 22 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14 मतलब 22 दूनी 44 गुने 22 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 22 + 8 18 40 गुने 22 - 18 4, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हमने तोड़ दिया। अब कितना हो जाएगा 4 चक 16, 16 चक 64, 16 चक 64, 6470, 704 पे, अरे एक शून्य नहीं आया, अरे यहाँ आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दिया था है ना, मतलब इसमें बटे 2 भी था, ओके यहाँ भी बटे 2 भी था, इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बटे 4 भी आएगा, इसमें भी बटे 4 भी आएगा, यहाँ तक। इसके बाद चेंज कर देते हैं, व्यास था, हम लोगों ने उसे क्या मान लिया था त्रिज्या। अब क्या आ जाएगा, ये तो 22 दूनी 44 आ गया, ये 4 से 4 नहीं, अभी तक तो 2 ही आ रहा है ना, ये तो 22/2 है, तो यहाँ पे 2 ही लिखते हैं, आसानी से हो जाएगा। हाँ, बटे 2 का स्क्वायर माइनस 18/2 का स्क्वायर, सेम फिर से लिखते हैं, क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 44 गुने 11 9 20 गुने 11 माइनस 9 कितना हो गया 2, 44 दूनी 88, 88 दूनी 176 मतलब 1760 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 2 पाई आर, टोटल परिधि कितना होता है 2 पाई आर, ये हमें क्या पूछ रहा है, हमें यहाँ से ये चाप बना रहा है कितना डिग्री का 120 डिग्री का, ये एक्चुअली और बड़ा होगा 90 से बड़ा ही होगा है ना, ये कितना बना रहा है 120 का, तो ये पूछ रहा है हमें, ये परिधि को क्या बोलते हैं हम लोग चाप। इसका वैल्यू जो पूछ रहा है टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कितना होता है 2 पाई आर, हमें पूछ रहा है 120 डिग्री का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा कितना दे दिया हमें 120 बटे 360 गुने 2 गुने पाई का मान बैठा देते हैं 22/7 गुने आर, आर दे दिया आपका 21, त्रिज्या ही दिया है ना, ओके 120 दिया 360, 3 सत्ते 21, ये कट गया 22 दूनी 44, चाप कितना आ गया 44। इसे आप किसी भी तरीका से बना सकते हैं, अगर आप 2 पाई आर भी निकाल देते बटे 3 कर देते 120 डिग्री 120 डिग्री 3 भाग में बांट रहा है ना, जैसे बनाएंगे आंसर आ ही जाएगा। 45 देखें, एक 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस अर्धगोला बनाया जाता है, अर्धगोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये ठोस गोला है, ये अर्धगोला है, इसका ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट। ये कितना अर्धगोला बनेगा, मान लीजिए x नंबर ऑफ अर्धगोला बना, एक का आयतन कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है आपका 8, 8 का क्यूब, इसके बराबर किसका आयतन होगा बड़े वाले का, या फिर बड़े वाला ही पहले लिख सकते थे, वो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 16 का क्यूब, दोनों का आयतन बराबर होगा, इतना में से इतना ठोस अर्धगोला बन गया, 2/3 से
4/3 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4। ये पाई से ये पाई काट दिए। अब इसे मैं लिख के बताता हूँ, x गुने 8 गुने 8 गुने 8 बराबर 2 गुने 16 गुने 16 गुने 16। 8 8 8 काटते चला जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी 8 दूनी 16 और ये भी 8 दूनी 16, कट गया तीनों 8 से, तीनों 16। कितना आंसर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आ गया। मतलब x बराबर 16, दैट इज टोटल 16 अर्धगोला बनेगा। ओके, 45 हो गया, 5 और बचा हुआ है, चलिए फटाफट निपटा लेते हैं। 46 नंबर देखते हैं। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार जीत आने की प्रायिकता क्या है। कहाँ आ गया हम लोग, प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रायिकता। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाएगा तो कितने रिजल्ट्स आएंगे टोटल, 2 का पावर 5। क्या होता है वो, 2 का पावर n। अगर एक डाइस को उछाला जाता है तो 6 का पावर n होता है ना, दोनों याद रखिएगा। तो 2 का पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आपका रिजल्ट आएगा। उसमें क्या बोले, कम से कम एक बार जीत। अब ऐसा मान लेते हैं ना कि एक बार भी जीत नहीं आया तो क्या होगा, टोटल 5 क्या आएगा, पट। चित पट को क्या बोलते हैं, हेड टेल। ओके, मान लेते हैं 5 बार क्या आ गया, पट आ गया, टी 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 टी। बस एक ही कंडीशन में चित एक बार भी नहीं आएगा, बाकी कोई भी कंडीशन में चित आएगा ही आएगा। तो एक बार वैसा कंडीशन है जिसमें चित नहीं आ रहा है, मतलब बाकी 31 बार जो है वो चित आएगा ही आएगा, एक बार आए या 2 बार आए। तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रायिकता 31/32। ओके, 47 देखिए, एक पासा फेंका जाता है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर एक पासा को फेंका जा रहा है तो कितने रिजल्ट आएंगे, टोटल 6 रिजल्ट आएंगे। 4 से बड़ी संख्या बोल रहा है ना, तो कितना बार ऐसा होगा, या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। कितने रिजल्ट आएंगे, 2 रिजल्ट। तो पीई इस तरह से बनाऊ ना मैं, एन ऑफ सम मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रायिकता कितनी है, 6, नंबर ऑफ टोटल सेट, उसमें से नंबर ऑफ ये ई बोलते हैं वो 2 बार है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन ई बटे एन एस। ऐसे तो जरूरत नहीं है इतना फार्मूला से यूज करने का, बट देख लीजिए 2/6 मतलब 1/3 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से बड़ी आने की, 4 से बड़ी आने की चांसेस है ना, तो 1/3। 48 देखिए, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से चुनी गई संख्या के 3 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है। प्रथम 30 बोल रहा है ना, मान लीजिए 1 से 30 तक हमने संख्या ले लिया, 1 2 3 डॉट 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 30 तक। पूछ रहा है 3 से विभाज्य होने वाली, इसमें से 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी है, 3 दहें के 30। 10 ऐसी संख्याएं जो 30 से विभाज्य होगी, टोटल कितने में से, 30 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 10/30। एकदम बच्चा की तरह तो नहीं पढ़ाना है ना कि आपको PENENS लिखना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। इतना तो बेसिक आपको पता होगा। चलिए 49 नंबर देखिए, एक बैग में 6 नीले 9 हरे कंचे हैं, एक कच्चा छद्रिक रूप से निकाला जाता है, क्या संभावना है कि वह नीला कंचा ना हो। नीला कंचा ना हो मतलब क्या होगा, वो हरा कंचा होगा। टोटल कितने कंचे हैं, 15 टोटल कंचे हैं, उसमें से कौन से कंचे निकालने हैं, हमें हरे कंचे निकालने हैं, क्योंकि वो नीला कंचा ना हो। कितने कंचे हैं वो, 9, तो 9/15 चांसेस हो जाएगा है ना, मतलब 3/5 प्रोबेबिलिटी। चलिए 12 नंबर देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक बक्से में 12 पेंसिल है, जिनमें 4 नीली 5 लाल और 3 हरी है। छिक रूप से एक पेंसिल निकाल ली जाती है, उसके काली होने की प्रायिकता क्या है। देखिए इसमें नीली पेंसिल है, लाल पेंसिल है और हरी पेंसिल है, काली पेंसिल तो एक भी नहीं है। तो अगर 12 चांसेस है, उसमें से काली है ही नहीं, मतलब उसकी क्या है, 0 चांसेस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। मतलब अगर उसमें काली पेंसिल है ही नहीं तो कहाँ से निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो वो 0 होगा। इसमें सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, आप सीधा 0 मार सकते हैं। तो आज का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ मैथ का। कल इसका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा, वो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।